एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। आज उसका लास्ट वीडियो है, आप कह सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं थैंक्स टू लैटिमर एंड रोडेबुस, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों को आपको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट को दिया था। तो ऐसे तो कई कॉन्सेप्ट्स जो है कई अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, उनको थैंक्स नहीं करके इनको कर रहे हैं क्योंकि ये जॉर्ज बुश नहीं रोडेबुस है, ध्यान रखिएगा। बोलने का मतलब फिर से कह रहे हैं, ये बहुत स्पेशल चीज बताने जा रहा है। द बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, येट वी नो अबाउट द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है जिसे एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं आप, और एटॉमिक बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, एटम्स के बीच में बॉन्ड। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि भाई मॉलिक्यूल्स जब पास में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो क्या बॉन्ड आता है। तो दो टाइप के बॉन्ड डिस्कवर हुए। एक वंडरवाल बॉन्ड, जो कि अभी नहीं पढ़ना है आपको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो टीचर वहां पर बताएगा, या तो आपको लगता है सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो साइंटिस्ट मिलकर के जो है इनको इसके आइडिया को शेयर किया था। इन 1920 लैटिमर एंड रोडेबुस इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलना चाह रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होता है? सबसे पहला बात तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता क्या? नहीं, इसके लिए कंडीशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के पीछे कंडीशन है। तो पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको चेक करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल शुड कंटेन एन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए उस मॉलिक्यूल के पास एक एटम होना चाहिए। कैसा एटम? एन एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपने याद किया होगा FONClBri, ऐसे करके याद करवाए हम आपको, फोंसल ब्री करके। याद है कि नहीं है? याद करो ध्यान से, FONClBri। तो इसका कितना होता है अगर आपसे पूछे तो 4 होता है। सर ऑक्सीजन का 3.5 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 3 होता है। नाइट्रोजन का 3 होता है, और क्लोरीन का भी 3 होता है जनरली। तो यहाँ पे फिलहाल 3 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, F, O और N। कई बुक्स में आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ रहता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा हो या 3 के बराबर हो, उनको लिया जाता है। वैसे एटम्स जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो, वैसे एटम को ढूंढना है आपको। किसमें? मॉलिक्यूल में। सबसे पहले होना चाहिए एक एटम ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको ढूंढना है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक एटम होना चाहिए। सीधा सीधी बात अगर कहें, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। और ये जो एटम हो गए वो किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। एंड द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी क्वाइट स्मॉल। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ले रहे हैं, जो एटम आप ले रहे हैं, उसका साइज काफी स्मॉल होना चाहिए। वैसे भी आपको पता, फ्लोरीन छोटा नहीं, बहुत ही छोटा, ऐसे करके पढ़ाया। नाइट्रोजन भी साइज में छोटा होता है, ऑक्सीजन भी साइज में छोटा होता है, तो साइज में छोटा होना चाहिए। चलिए हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है AH, ध्यान दीजिएगा। हम अलग से यहां पर समझा रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा। एक मॉलिक्यूल है आपके पास AH, ध्यान दीजिएगा। और ये जो A है, ये जो एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्टकट में लिख दे रहा है। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, पहले ये देख लो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। है ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वो जो दूसरा कोई होगा वो कौन होगा, इस पर बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसके पास B बोल करके एक एटम है। वी डोंट नो दैट क्या है ये, बट B है। इसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसका क्या क्वालिटी होना चाहिए? इसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? पहला बात। दूसरा बात,
ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हाई होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है कि नहीं? तीसरा बात, ये साइज में काफी छोटा होना चाहिए, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ये जो बी है इसका ये 3 क्वालिटी होना चाहिए जिसके साथ ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर होना चाहिए, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, तीसरा स्मॉल साइज होना चाहिए। तो किसके पास होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ढूंढ लो यार, FONCl कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कौन कौन से हो सकता है हम लिख देते हैं, क्या क्या होंगे, FONCl। कितना होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4, इसका 3.5, इसका 3, इसका भी 3। क्लियर है कि नहीं? सर लोन पेयर है कि नहीं सबके पास? बिल्कुल होगा, चेक करना होगा उस सिचुएशन में है कि नहीं। सर ऑक्सीजन के पास भी होता है? हाँ, दो तो होता है भाई, बॉन्ड बनाने के बाद चेक करना कितना लोन पेयर बच रहा है। नाइट्रोजन के पास भी होता है, क्लोरीन के पास भी होगा और फ्लोरीन के पास भी होगा। वो तो बॉन्ड बनाने के बाद चेक करना होता है कि बॉन्ड बनाने के बाद कोई लोन पेयर बचा है कि नहीं है। अगर होगा तब वो पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। इन दोनों के बीच, इस हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा इसका बी के साथ क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम हम क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है कि नहीं? चलिए सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इस तरह से समझा दीजिए एग्जांपल दे करके। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एग्जांपल देते हैं तो बेटर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल है। एक ग्लास में वाटर है मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर लिख रहे हैं H2O को, H2O इस तरह से हमने लिख दिया। फिर हम H2O फिर से लिख रहे हैं, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर हम H2O को लिख रहे हैं इस तरह से, H2O। क्लियर है कि नहीं? दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। ठीक है, और ये एग्जांपल नहीं, आप इसको क्या लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टोरी। अब सुनिए ध्यान से, आपको क्या चेक करना है, एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये बीच वाला देख रहा है, एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, वो हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। हाँ सर, मजा आ गया, ये वाला ए के जैसा दिख रहा है, ये वाला ए के जैसा दिख रहा है। क्या ए एच के साथ कनेक्टेड है? हाँ सर, एक ए जो है एच के साथ कनेक्टेड है। हाँ सर, हाँ सर। ये जो बी दिख रहा है, सॉरी बी जो दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन बी के जैसा दिख रहा है। क्या इसके पास लोन पेयर? हाँ सर, है सर, है सर। हाँ कि ना? चेक करो, ऑक्सीजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होते हैं। एक इसके साथ शेयर किया है, एक इसके साथ शेयर किया, बाकी तो 4 पड़ा हुआ है। तो 2 लोन पेयर्स है इसके पास, हमें तो एक ही जरूरत है, 2 है इसके पास, लो ना। तो हियर द ऑक्सीजन विल बिहेव एज बी ना, बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? फिर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है किसके जैसा बिहेव कर रहा है? ए के जैसा। यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, है सर। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है? बी के जैसा, जो कि हमने यहाँ पर रेफरेंस में लिखा है आपका। ये जो बी है वो क्या क्या क्वालिटी बोला था? लोन पेयर होना चाहिए सर, लोन पेयर है सर। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ सर, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। स्मॉल इन साइज, ऑब्वियसली स्मॉल इन साइज है। तो अगर सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बी और ए भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड द सेम केस विल हैपन हियर। ध्यान से सुनिएगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ए के जैसा काम करेगा, ये एच के जैसा, और ये क्या बन जाएगा थोड़ा देर के लिए, फिर बी बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ए एच और बी बन जाएगा। तो ये हम मिटा रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे बच्चा लोग, ये आपको नहीं लिखना। बोलो समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बच्चा क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम सब कुछ मिटा करके आपको दिखाना चाहेंगे। फिर से हम मिटा करके आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में। आपको समझ में आ गया अंदर की स्टोरी क्या है, अंदर का स्टोरी? इसके हेल्प से हम आपको समझाने का कोशिश किए, लेकिन जब आप नोट करेंगे तो समय सिंपल इस तरह से नोट करेंगे, OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है H के साथ, दैट इज H2O के साथ बोल सकते हैं। ये ऑक्सीजन फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड सर? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड फर्दर ऐसा चलता जाएगा। So these are what? These are the hydrogen bond present in H2O molecules. बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स को कौन सा बॉन्ड से पकड़ के रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के रखता है। ये याद रख सकते हैं आप। सर और कोई एग्जांपल है? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है, उनमें से एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे। नंबर 2 हम ले लेते हैं, HF ले लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ध्यान दीजिए, HF मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
हम यहाँ पर H लिख दिए, यहाँ पर F लिख दिए, अगेन हम यहाँ पर H लिख दिए, यहाँ पर F लिख दिए, अगेन हम यहाँ पर H लिख दिए, यहाँ पर F लिख दिए एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या मान रहे हो? H है, ये क्या है? A है, और ये क्या है? B है। ध्यान दीजिए, B और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, B और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फुलफिल होना चाहिए सारा केसेस। सर लोन पेयर है, ऑब्वियसली 7 को होता है यार, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ, बाकी 3 को लोन पेयर पड़ा हुआ है इसके पास। लोन पेयर है कि नहीं है? हाँ ना, क्लियर है कि नहीं है? छोटा है मतलब सर बहुत छोटा है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरा पीरियोडिक टेबल में, तो सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, HF के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड सभी जगह प्रेजेंट हैं। सो दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं सर? और कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक और लीजिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया। अमोनिया ध्यान दीजिएगा, NH3 मॉलिक्यूल में हमने नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन को इस तरह से लिखा। आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है NH3 का? हाइब्रिडेशन पढ़ चुके हैं? सो नाइट्रोजन इस तरह से होता है, हाइड्रोजन इस तरह से, हाइड्रोजन इस तरह से, और एक इस तरह से, और एक लोन पेयर होता है। हाँ ना सर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट प्रॉपर स्ट्रक्चर हम वहां नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान से देखिए, अगर देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में कैसा होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये लोन पेयर इधर बाहर निकला हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन को हम इसी तरह से रखने का कोशिश किए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोजन ऐसे रखा है, हाइड्रोजन जो भी लिखेंगे इधर आप बिल्कुल इसी पोजीशन पे रखने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी लिखने का कुछ और भी तरीका हो सकता है, वो अलग चीज, लेकिन है इस तरह से एक्चुअली में। तो अब हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि NH3 इस तरह से कनेक्टेड होगा आपस में, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं। अरे लिखने का क्या है, लिख दे रहे हैं, समझिएगा कि समझिएगा अलग से ठीक से। NH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर हो रहा है सर? ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में। आगे सोन अब बना सकते हैं, और बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे जाकर के, और ये हाइड्रोजन नेक्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ये देखिए, जो ऑक्सीजन है नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये जो फ्लोरीन दिख रहा है नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो ऑन आगे चलता जाएगा। मतलब H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कि सर यही टाइप का सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चा कि कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या यही टाइप के होते हैं, और भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया है। सबसे पहला बात, इस स्लाइड में जो भी बात हुआ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और उसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, और जिस दूसरा मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका एक एटम क्या होना चाहिए, वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल इन साइज, और तीसरा बात लोन पेयर्स होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात रहा इस फर्स्ट स्लाइड का, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस किए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जनरली दो टाइप के कहे जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले डेफिनेशन पढ़ देते हैं, दोनों के एग्जांपल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एकदम बहुत सिंपल है, लेकिन इनके जो इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। ये सवाल नहीं आएगा राइट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर और सॉरी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत आसान सवाल है, ज्यादा बोर्ड्स के लिए बोल रहे हैं तब भी नहीं पूछता है। इनके जो इफेक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है कि नहीं? एक है इंटरमॉलिक्यूलर, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है लेट्स सपोज, और ये एक मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये लिखिए, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स है। ये H2O है, ये भी H2O है, अलग अलग H2O है। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसको बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन हम कह रहे हैं, मान के चलिए ये एक मॉलिक्यूल है H2O और ये एक मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना है अगर, तो भी हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है दो
3, 4, 5 जो भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जब बॉन्डिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंस सेम भी हो सकते हैं, दो सब्सटेंस डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। आप एग्जांपल को बाद में ही नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले पूरा नोट कर लीजिएगा तब आप एग्जांपल नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका एग्जांपल हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा जो आपने पढ़ा है। एग्जांपल, ना हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। अभी आपने देखा सभी HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, HF फिर HF फिर आपने लिखा HF, ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड अभी बनाया था H और F के बीच में, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनाया था, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, आगे भी सो ऑन ऐसा चलता जाएगा। दिस इज व्हाट ब्लैक कलर से बना रहे हैं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर डिफरेंट का एक एग्जांपल दे देते तो एक काम करते हैं, एक अल्कोहल ले लेते हैं हम, और अल्कोहल में वाटर मिला तो मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा भाई। तो एक काम करते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, ये ले लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हमने ले लिया, ये दूसरा एग्जांपल हमने। अल्कोहल, अरे इथेनॉल, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर पढ़वे नहीं किए, मरो जाके, क्या कर सकते हैं? क्या होता है? C2H5OH, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम लिख रहे हैं C2H5 और OH को इस तरह से लिख देते हैं, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? और वाटर को डाल देते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, O इधर लिख देते हैं, H इधर लिख देते हैं, H, ये वाटर बना दिया भाई, ठीक है। एक और बनाया जाए, एक और बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, O इधर बना देते हैं C2H5 और इधर बना देते हैं H। क्या दिक्कत है? इथेनॉल तो ये भी है, लिखने का तरीका है, बस इधर उधर लिख रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन इथेनॉल का, ये हाइड्रोजन, और वाटर का ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाटर का ये हाइड्रोजन, और इस इथेनॉल का ये ऑक्सीजन, के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ध्यान से, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंस के हैं, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं, लेकिन अलग अलग तो है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं? ढेर सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, आगे हम जब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उस समय और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अब आते हैं वापस इसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? It is formed between the hydrogen atom and the highly electronegative atom, that is fluorine, oxygen or nitrogen, present in the same molecule, present in the same molecule, same molecule में। भाई साहब एक लाइन और लिखा हुआ, बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ में आया ये बात? सेम मॉलिक्यूल। तो कुछ एग्जांपल लेंगे तब जाके समझ में आएगा। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। कुछ मॉलिक्यूल्स अब हम ऐसे लेने जाएंगे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और वो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ऑर्गेनिक में आपके लिए वो सब ही बातें आसान हो जाएंगे। हम लेने जा रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। क्या ले रहे हैं? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये एक बेंजीन रिंग होता है। सबसे पहले बहुत बच्चों को ये बात तो पता होगा कि ये बेंजीन रिंग है, C6H6, कार्बन 6 कॉर्नर्स में यहां पर होते हैं, और हाइड्रोजन सभी कॉर्नर कार्बन जो कनेक्टेड है उसके साथ कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ। दिस इज बेंजीन। लेकिन इसी बेंजीन रिंग में अगर एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देते हैं तो इसको फेनॉल बोलते हैं। तो हम यहां पे लगा देते हैं OH, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लगा दें यहां पर? OH। ये क्या बन चुका है? फेनॉल। लेकिन बोल रहा है ऑर्थो नाइट्रो। ये क्या होता है ऑर्थो नाइट्रो? ये ऑर्थो का मतलब होता है इसके जस्ट बगल में लगाइए। क्या लगाइए? नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब होता है NO2। क्या लगाना है? NO2 लगाना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ऑर्थो का मतलब होता है जस्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये पोजीशन। जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, तो हम यहाँ लगा रहे हैं सुविधा के हिसाब से। NO2 लगाना है, NO2, तो एक O हम ऐसे लिख देते हैं और एक O ऐसे लिख देते हैं, NO2। ध्यान दीजिएगा, NO2 कैसे होता है पता है? एक डबल बॉन्ड होता है पूरा प्योर, और एक क्या होता है जानते हो? डेटिव बॉन्ड होता है। एक्चुअली में क्या होता है? डेटिव बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, इस पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा इधर लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या होगा यहां पर, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा बच्चा, सेम मॉलिक्यूल। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में क्या कौन सा बॉन्ड होता है, हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्या, नाइट्रोबेंजोइक एसिड ले लेते हैं, चलो नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या बोल रहा है, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सर ओइक एसिड, कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, अरे हाँ 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 वही वाला COOH, ओइक एसिड, क्लास 10। और नाइट्रो तो समझ में आ गया होगा, अभी NO2 लगा देंगे, और ओ लगा हुआ ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक, नहीं लगा हुआ लगा दो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, चलो क्लियर है कि नहीं। मतलब एक सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, बेंजीन रिंग, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसमें क्या लगाना होगा, एक तो COOH, ओइक एसिड है ना, तो क्या लगाना होगा, COOH, C डबल बॉन्ड O और OH, ओइक एसिड लगा दिए। और एक क्या लगाना होगा, नाइट्रो, कहां लगाना होगा, ऑर्थो मतलब जस्ट नेक्स्ट में नाइट्रो, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिए, और एक सिंगल बॉन्ड दैट इज डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं, O लगा दिए। यहाँ पर भी वही काम होता है बच्चा, याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में जो है बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है कि नहीं। आपका मन में ये ख्याल होगा कि सर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्यों नहीं बन रहा है, ये ख्याल आ सकता है, ख्याल आ सकता है। आप एक से एक टीचर से पूछ लीजिएगा, बोलेगा कि कल बताएंगे। कारण है इसके पीछे स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक आपको नहीं पढ़ाए हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक पढ़ने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से जब तक नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक आपका क्लियर नहीं होगा, चाहे आप केमिस्ट्री में कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, अगर ऑर्गेनिक आपका ढीला है तो क्लास 12 का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इस बात को गारंटी कर लीजिए। 60% क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड्स में ऑर्गेनिक से आते हैं, केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, क्लियर है कि नहीं, 60%। सो द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12, द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12, मान के चलिए क्लास 12 का बिगिनिंग हम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से करने वाले हैं, 60% पहले हम कवर करना चाहिए ना, 40%, ऑब्वियसली 60%। तो 60% होल्ड करके अगर रख लिए, कोई बच्चा सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ के अगर चला गया यार, तो आपको गारंटी कर रहा है क्लास 12 में जो है ना उसका 60 मार्क्स पे नहीं रोक सकता, 100 आउट ऑफ 100, प्रैक्टिकल भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर सब छोड़ दिया वो तो भी आ जाएगा, इतना दम है। तो हम अभी जैसे बोले हैं, तो वो बताना अभी बड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, कितना मेंबर का रिंग बना है यहाँ पर, वन, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना कार्बन का रिंग है, सॉरी कितने मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला रिंग तो देख लो ना कितना का है, 1 2 3 4 5 6, 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 7 तक हो सकता है। बोले सर 7 तक अगर हो सकता है तो यहाँ पर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। याद रखिएगा 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल, समझ में आ रहा। अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, इस बॉन्ड को इसके साथ बना दोगे तो कितना मेंबर का रिंग बन जाएगा, देखो चेक करो, एक यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुका है, गया। कितना मेंबर का रिंग होना चाहिए, अगर 6 मेंबर का रिंग बना पाओगे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसका आंसर आपको डायरेक्टली कोई टीचर नहीं देगा, ऐसा होता है, बता देगा बस। अरे सर एक काम कीजिए ना, तो फिर इसके साथ इसका बना दीजिए ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 बना रहे हैं, हम बोले सर ये वाला हटाइए और क्या कीजिए, ये वाला के साथ बना दीजिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना, 6 मेंबर करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब हाँ सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत था, इसलिए इस सवाल के बाद उसको बताने, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 6 मेंबर रिंग हो रहा है, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जनरली इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा क्योंकि ये पहले से कमी है, इसके पास डेटिव है ना, तो कमी था और नाइट्रोजन ने इसको फुलफिल किया था, तो इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी दिखा देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको बनाना है तो एक काम कीजिएगा, ध्यान से, इसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए बच्चा, और इसको डबल बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी वही काम कीजिएगा, ठीक है, नहीं यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, ये सुनो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, ठीक। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं
ये यहां के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन 7 मेंबर रिंग हो जा रहा है। 7 मेंबर रिंग जो होता है वो कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 6 मेंबर रिंग। हमें ये बात पता है तो आपको बता रहे हैं, ऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं। आगे बढ़े और एग्जांपल दें सर, और एग्जांपल दें। एक और एग्जांपल देते हैं जो जनरली आता है, सैलिसिलिक एसिड। ये भी आता है, सैलिसिलिक एसिड भी आता है। यहां तो सैलिसल्डिहाइड दे रहा है, सैलिसिलिक एसिड भी लेते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड, सर सैलिसिलिक एसिड, ये नाम अजीब है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है आपके लिए सब फेमिलियर हो जाएगा, ये सब मेंबर्स हो जाएंगे फैमिली। इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग और 2 ठो ओइक एसिड, बच्चा 2 ठो ओइक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH और एक ठो C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है या फिर ये हाइड्रोजन, जो आपको हाइड्रोजन लेना पहले चॉइस कर लीजिए। ये हाइड्रोजन अगर है तो इस ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा, अगर ये हाइड्रोजन है तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ही बनेगा, दोनों में से कोई एक ही बनेगा जो बनाना चाहता है। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से बॉन्ड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड हो गया अगर, तो सैलिसल्डिहाइड भी देख लीजिए, सैलिसल्डिहाइड CALDEHYDE। इसमें क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता है, OH भी होता है ना, गलती बना दी है। सैलिसिलिक एसिड में एक एल्कोहल होता है, सैलिसिलिक एसिड में एक एल्कोहल होता है बच्चा, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। और सैलिसल्डिहाइड में भी एक एल्कोहल होता है, और सैलिसल्डिहाइड नाम पता चल रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO, मतलब यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सैलिसिलिक एसिड, एसिड नाम आ गया ना, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्लियर है कि नहीं? एक में कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, लेकिन OH दोनों में होता है, यही डिफरेंस है। और अभी आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन और किसके साथ बनाएगा भाई, ये वाला ऑक्सीजन तो इधर लिख दिया, एक काम करो ये ऑक्सीजन को इधर लिखो, इस हाइड्रोजन को इधर लिखो, ये वाला हाइड्रोजन को आपको इधर लिख लेना चाहिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख लेना चाहिए, तब ना जाकर के बॉन्ड बनाएगा यार ऑक्सीजन के साथ। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में हमें यह देखना है कि खुद ही के साथ बॉन्ड बना लिया है, और खुद ही के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से एक साइक्लिक बिहेवियर यहां दिख रहा है, चेन जैसा बन रहा है, वो भी कैसा, क्लोज साइक्लिक चेन। तो हमने एक पॉइंट लिखा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट्स इन साइक्लिसेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट देयर एसोसिएशन। जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उस समय साइक्लिसेशन होता है, साइक्लिसेशन मतलब साइकिल बनना होता है, और जब कोई मॉलिक्यूल खुद में ही बिजी है तो दूसरे के साथ एसोसिएट क्यों होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, यहां दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो रहा है, यहां पर कोई एसोसिएशन का झमेला नहीं। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं रहेगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, तो क्या ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के एक ही मॉलिक्यूल है, ढेर सारे मॉलिक्यूल है, बट सारे मॉलिक्यूल्स खुद में बिजी है, सभी आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। ये बात यहां लिखा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन साइक्लिसेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट देयर एसोसिएशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये खुद में बिजी है, ये माने एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ेगा, फ्री है ये एक दूसरे के साथ। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे कि इंट्रा में क्या होता है, इंटर में क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा द एक्सटेंट ऑफ बोथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चाहे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इसका जो एक्सटेंट है ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सटेंट, मतलब कितना जल्दी बनेगा, कितना जल्दी हाइड्रोजन सॉरी आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समय उस जगह का टेम्परेचर क्या है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर बदल देने से इनके प्रॉपर्टीज में, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हो चाहे इंटरमोलिकुलर हो, इनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, ये बोलना चाह रहा है। क्लियर? आगे बात करते हैं, तो उन इफेक्ट्स को पढ़ेंगे हम। लिख रहा इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस की वजह से। दो मॉलिक्यूल के बीच में चाहे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसके वजह से उनमें कुछ चेंजेस आते हैं
और उन चेंजेस को एक एक करके हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द एबनॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेवरल केसेस। कुछ चीजें एबनॉर्मल लगेंगे आपको, लेकिन उन एबनॉर्मल चीजों को, उन एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज को ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करके चला जाता है कि भाई देखिए इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे उस तरह कि ये कैसे हो गया, लेकिन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो एक्सप्लेन करके दे सकता है कि हाँ इस वजह से ऐसा हुआ। हम अभी जस्ट देखेंगे थोड़ा देर में, डोंट वरी। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड आर गिवन बिलो। तो शुरुआत करते हैं उस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको लगेंगे अब नॉर्मल है, बट इट इज नॉर्मल एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विदाउट दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। देखिए पहला प्रॉपर्टी हमने लिखा है डिसोसिएशन। तो हमने यहां पर एक मॉलिक्यूल को रेफरेंस में लिया है समझने के लिए, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि आपने अभी देखा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स HF कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कह रहा है यहां पर इन एक्वस सॉल्यूशन HF डिसोसिएट्स। तो आज तक जो हम पढ़े हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सर अगर आपके पास एक HF मॉलिक्यूल है, इसको जब आप क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे और पानी में डाल करके घोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट होगा, ये टूटेगा किसमें सर, H+ में और F- में। हमारा आइडिया ये कहता है नहीं, इस तरह से सोचिए। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो NaCl को जब आप पानी में घोलेंगे, एक्वस, सिर्फ NaCl नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एक्वस NaCl। तो ये जब टूटता है तो किसमें टूटता है, Na+ और Cl- में टूटता है। बोलो हाँ कि ना। आइडिया हमारा सेंस में ये चल रहा है। लेकिन बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ये HF के साथ क्या करता है, लिख रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन HF डिसोसिएट्स, टूटता तो है, एंड गिव्स द डाइफ्लोराइड आयन इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड आयन। मतलब F- आयन, फ्लोराइड आयन प्रोड्यूस करने के जगह पर HF2 आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज डाइफ्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। ऐसा हो गया और आपने देख लिया और आप अचंभित हो गए, ये कैसा चीज है। NaCl को हमने पानी में डाला तो Na+Cl- आया, HF को पानी में डालेंगे तो क्या आना चाहिए, H+ और F- आना चाहिए। ये तो कुछ अजूबा चीज आ जा रहा है। और अगर तब तक आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़े हुए होंगे तो आपको ये क्या लगेगा कि ये एक एबनॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। लेकिन इसको नॉर्मल बनाने के लिए थ्योरी है हमारे पास आज, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है ये बात कि सर H और F, HF के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाँ ना। HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब इस चीज को, इस पूरे चीज को आपस में, तो ये मान लीजिए इस तरह से है, जब इस पूरे चीज को पानी में डाला जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं H2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। क्लियर है कि नहीं। पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब पानी के मॉलिक्यूल्स में इसको डाल दिए आप, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में सर, इसके बीच में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बोलो हाँ कि ना, अरे बोल यार हाँ कि ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिया, ये HF मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे HF मॉलिक्यूल्स है, और ये H2O मॉलिक्यूल, आपने इसमें इसको मिला दिया। आपका सेंस कहता है कि सर H+ और F- होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, HF2 निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, ध्यान से सुनिए, ये HF, यहां दिख रहा है HF, यहां दिख रहा है HF, यहां दिख रहा है HF, तो लग रहा होगा H+ और F- होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दो फ्लोरीन एक साथ कनेक्ट होकर के निकल जाता है। असल में ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है पहले से, कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके किसके मॉलिक्यूल के बीच, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच। वो क्या करता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके साथ बॉन्ड को हटा करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और अगर इसके साथ बॉन्ड बना हट के इसके साथ बॉन्ड बनाए तो पक्का पहले जो बॉन्ड था वो भी हटेगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर ये भी बॉन्ड टूटेगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये भी बॉन्ड टूटेगा। इस प्रकार क्या होता है कि ध्यान से सुनेगा, ये जो HF मॉलिक्यूल है यहां से ये H+ बनेगा और यहां से F- बनेगा, और ये F जो है
ऑर्गेनिक जब पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत समझ में आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये H प्लस बनेगा और ये F माइनस बनेगा और ये F माइनस जो है इसके साथ जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इससे आगे ऐसा होता जाएगा कंटिन्यू आगे भी। समझ में आ रहा है? यहां तक एक मॉलिक्यूल हम दिखाने की कोशिश करें। जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपको दिख रहा है यहां पर क्या है, पहले से HF है, एक और F आया तो क्या लिखने जा रहे हैं, HF2 और साथ में एक माइनस भी आया। बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि H प्लस आ चुका है, माइनस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये आकर के इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो कौन सा आयन मिल जाता है आपको, डाइफ्लोराइड आयन मिल जाता है। इस प्रकार मिलता है। ये डाइफ्लोराइड अगर है तो ये एक्सप्लेन कौन कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता रहता तो ना ये एक्सप्लेन हो पाता कभी जिंदगी में, लगता कि ये कोई एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। तो लिख रहे हैं कि HF के बीच में, सभी के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस वजह से ऐसा होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से है, जैसे ही पानी में डाले HF किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने शुरू किया, देखो ध्यान से, पहले आपस में था और बाद में जैसे ही पानी में डाला इसको, ये HF किसके साथ बॉन्ड बनाने लगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ जो फ्लोरीन आयन है, एक फ्लोरीन आयन फ्री होने लगा, HF के साथ कनेक्ट होने लगा। जैसे HF के साथ एक फ्लोरीन आयन कनेक्ट होने लगेगा, अरे बनना तो चाहिए था H प्लस और F माइनस, है ना? क्या बनना चाहिए था पहले, H प्लस और F माइनस। तो यहाँ देखिए ध्यान से, H प्लस तो बन रहा है लेकिन F माइनस जैसे ही बन रहा है, फटाक से पहले से HF जो है उसके साथ कनेक्ट हो जा रहा है और HF2 माइनस बना ले रहा है। बना था, F माइनस बना था, बट ये जाकर के इसके साथ जैसे ही कनेक्ट हो जा रहा है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें HF2 माइनस देखने को मिल रहा है, हमें ये F माइनस देखने को मिल रही रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। अब सुनो ध्यान से, अगर दुनिया में F माइनस पाया जाता है, अगर दुनिया में नेचर में F माइनस दैट इज फ्लोराइड आयन पाया जाता है तो आप कह सकते हैं सर KF भी पाया जाता है, आप कह सकते हैं HF भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर F माइनस है तो कोई प्लस के साथ कनेक्ट होगा, आपको पता है अगर F माइनस है तो कोई प्लस के साथ कनेक्ट होगा। उसी तरह से बच्चा अगर HF2 माइनस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बोल रहा है, तो पक्का कोई पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको, हाँ ना? कोई पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो H के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना? अगर इसको एक साथ लिखा जाए तो इसी को क्या लिख सकते हैं, H2F2। अरे बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये माइनस है, इस माइनस के साथ कोई प्लस वाला बंदा कनेक्ट होगा, ये माइनस है, ये किसी के साथ प्लस वाला बंदा के साथ कनेक्ट होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं H2F2 या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं KHF2। तो यहां लिख रहा है दिस एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2। आपको सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, क्या KHF2 एग्जिस्ट करता है नेचर में? बोलेंगे यस। व्हाई? बिकॉज HF2 माइनस एग्जिस्ट एंड वी नो K प्लस एग्जिस्ट। सो K प्लस और HF2 माइनस आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देगा, KHF2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये बात एक्सप्लेन नहीं होता तो आज तक हमें ये बात पता रहता कि F माइनस एग्जिस्ट होता है, मतलब KF एग्जिस्ट होता है, मतलब HF एग्जिस्ट होता है। लेकिन आज हमें पता है कि HF2 माइनस एग्जिस्ट करता है, मतलब KHF2 भी एग्जिस्ट करेगा और H2F2 भी एग्जिस्ट करेगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख रहा है दिस एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2। क्लियर है? समझ में आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगर सारी बातें क्लियर है तो बच्चा ये सब चीजों को नोट कीजिएगा ध्यान से, ध्यान से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर F प्लस होता तो ये सब बातें हमने कहा, क्योंकि ये बात पता है तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट करता है और ये एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया यहाँ पर HF2 माइनस क्यों हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम ये समझने का कोशिश करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा कि ये जो बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्सप्लेन हम कर देते हैं। ये ध्यान दो, यहां पर HF है, यहां पर एक और HF है, यहां पर एक और HF है, बीच में बॉन्ड होता है, बीच में बॉन्ड बनाएंगे, HF होता है, ठीक है, ढेर सारे HF है। तो इन दोनों के बीच में क्या है बोला, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा बड़ा करके बड़ा से बना देते हैं, ध्यान से समझना, क्लियर से ध्यान से समझना। चलो H2O का भी बना सकते हैं, जिसका मन उसका बना। चलो H2O का ही बनाते हैं, H2O है, H2O दे दिए, यहाँ पर H2O है, एक और H2O, आगे भी होगा, आगे भी चलता जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। फिलहाल इन दोनों चीज में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्लियर है? हम पूछ रहे हैं ये दोनों बॉन्ड क्या है, ये और ये, सर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड क्या है, सर कोवेलेंट बॉन्ड।
और ये बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपसे पूछा जा रहा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड से छोटा है कि बड़ा है? तो याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से शॉर्टर होता है, स्मॉलर होता है। ये पॉइंट हमने लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन इज यूजुअली लॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसका लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होता है। क्लियर है? अगर आपसे बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए ये बॉन्ड का नाम दे देते हैं बच्चा, इस बॉन्ड का नाम दे देते हैं ए, इस बॉन्ड का नाम दे देते हैं बी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं क्या? किसका ज्यादा होगा? सर बी का ज्यादा हो जाएगा ए से। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि बी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ए क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? इसी का रिवर्स करके अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी पूछ ले या बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? कम एनर्जी देके कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा बी से। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है सवाल। क्लियर है कि नहीं है? तो जो भी टाइप के सवाल पॉसिबल होते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं विद द थ्योरी। क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, डिसोसिएशन, जो कि एबनॉर्मल लग रहा था बट नॉर्मल ये प्रूफ किया। कौन प्रूफ किया? बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या क्या चीजें और प्रॉब्लम आ सकता है? एक और इफेक्ट है एसोसिएशन। क्या बोल रहा है? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग्जिस्ट एज डाइमर। कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर। बच्चा समझो ध्यान से। एक यूनिट को मोनोमर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मोनोमर। इसी तरह के दो यूनिट अगर आपस में कनेक्ट होकर के रहें, इसे क्या कहा जाएगा? डाइमर। और इसी तरह के कई अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर के रहेंगे, वी डोंट नो हाउ मच, लेकिन अगर कनेक्ट होकर के रहेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। क्लियर है कि नहीं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब जो चीजें हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जिसे आप कहते हैं, वो सारे क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। जो प्लास्टिक है ये सब क्या है? पॉलीमर है। बहुत सारे मोनोमर उसमें कनेक्टेड होते हैं। ये क्या कह रहा है? डाइमर। डाइमर का मतलब होता है दो यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। बोलने का मतलब जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो डाइमर के फॉर्म पे होते हैं, अकेला नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखेंगे हम कैसे। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किस वजह से होता है? बोलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सच कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी डबल देन दोज कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर सिंपल फॉर्मूला। एक एग्जांपल लिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज फाउंड टू बी 120। तो ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चा? एसिटिक एसिड CH3COOH। ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है कि नहीं? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अगर आप निकालना चाहें तो? कार्बन आपको दिख रहा है 1 और यहां पर दिख रहा है 1, दैट इज 2। 2 इंटू कितना हो गया? 12। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है 3 और 1, 4, 4 इंटू 1, और ऑक्सीजन है डबल, मतलब 2 इंटू 16। कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में निकाला जाता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये इस तरह से एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये बोल रहा है डाइमर के जैसे एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब यहाँ पर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ओपन कीजिए इसको। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से हमने लिखा। एक और इस तरह से लिखेंगे लेकिन उल्टा करके लिखते हैं, HOC डबल बॉन्ड OH। सॉरी, यहां पर क्या होगा? CH3। देखिए ध्यान से, इस तरह से देख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है कि नहीं है? भाई डाइमर बनता है कैसे? ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। मतलब इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। दो आपको दिख रहा, दो यूनिट क्या है? एक यूनिट आपको यहां पर ये दिख रहा है, हाँ कि ना? और दूसरा यूनिट हम यहां पर दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए ये दूसरा यूनिट है उसका, तो डाइमर हो गया। नेचर में वो अकेले एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर अकेला रहता तो कितना आता? 60 आता। यहां लिख रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज फाउंड टू बी 120। 120 क्यों आ रहा? समझ में आ रहा? डबल आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इस तरह से एग्जिस्ट ही करता है नेचर में, एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली। अगर ये होता ही नहीं तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एग्जांपल और हम देंगे
अपने तरफ से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी होता क्या है, सिचुएशन समझिएगा। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml, कितना 10 ml क्लोरोफॉर्म ले लिया। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला बता देते, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक में पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्लियर है कि नहीं? एक और टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें आपने एसीटोन डाल दिया। चलिए क्या डाल दिया, एसीटोन। बच्चा पढ़े होंगे, वैसे नहीं पता होगा तो फिर बता देते हैं। CH3COCH3 कीटोन ग्रुप पढ़े होंगे, एसीटोन है। ये भी कितना लिया आपने, 10 ml लिया। ये आपने लिया 10 ml। अब क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद आपका जो ट्यूब है, जो जिस ट्यूब में आप मिक्स किए हैं, उस ट्यूब का वॉल्यूम एक्सपेक्ट आप कितना कर रहे हैं जरा बताइएगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम? 20 ml। ऑब्वियसली 10 ml ये है, 10 ml ये है, दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 ml आना चाहिए। एक्सपेक्टेड है हमारा, बट व्हाट विल हैपन, सी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम समझाना चाहेंगे। क्लोरोफॉर्म, आपके पास एक मॉलिक्यूल है CHCl3, क्या होगा स्ट्रक्चर बता सकते हैं क्या? अगर सिंपली इस तरह से लिखें CH और Cl3, Cl, क्या ये ड्राइंग है इसका, ये स्ट्रक्चर है इसका? नहीं, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहिए इसका। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। शॉर्टकट में आपने ट्रिक सिखाया था कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, देयर इज नो लोन पेयर। कार्बन के बाहर में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, जो कि बॉन्ड्स में इन्वॉल्वड है, तो लोन पेयर नहीं है, 0। तो 4 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, 4 आ रहा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो हम बनाने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। यहाँ उतना ज्यादा जरूरी नहीं, बट हमें दिखा देना है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन हमने लिखा और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन हमने डाल दिया, कोशिश किया टेट्राहेड्रल बनाने का। क्लियर है कि नहीं? एक कौन है, एसीटोन है, एसीटोन को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या है CH3 है और एक तरफ क्या है CH3 है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच क्या होता है जानते हैं, इन दोनों के बीच, इस क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और इस एसीटोन का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। एंड इन रिजल्ट ऑफ दिस, ये दोनों के बीच क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है, जितना जगह इसे अकेले में अलग अलग लेने का जरूरत पड़ रहा था, अब वो नहीं लेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या आ गए हैं, पास आ गए हैं। मतलब जो वॉल्यूम आएगा, रिजल्ट वॉल्यूम आएगा, वो क्या आएगा, रिजल्ट वॉल्यूम जो आएगा वो लेस देन 20 ml आएगा। 20 ml तो नहीं आएगा, क्या आएगा, लेस देन 20 ml आएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? क्यों? एसोसिएशन की वजह से। मतलब दिमाग में घंटी बजा, सर अगर डिसोसिएशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है एक्सपेक्टेड से? यस, बढ़ जाता है। जब भी एसोसिएशन होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। एक्सपेक्टेड से अगर कम आ जाए और अगर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। आप सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या आपको यह बात समझ में आ गया कि एसोसिएशन होने की वजह से क्या हो जा रहा है? तो ये किस वजह से हो रहा है, एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हैं कि सर ये तो डाइमर के फॉर्म पे है, इस वजह से 120 आ रहा है, लेकिन सिंपली निकाल रहे हैं तो 60 आ रहा है। दोनों चीज को मिला रहे हैं, 10 ml 10 ml 20 ml आना चाहिए, 20 ml से कम आ रहा है। ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जब रीजन ढूंढने निकलेंगे तो रीजन आपके सामने है, ये रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हम इफेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखने जा रहे हैं, दैट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, एबनॉर्मली हाई हो जाता है। एबनॉर्मली हाई क्यों कह रहे हैं, एक एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। लिख रहा दी कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके पीछे का रीजन क्या है?
तो लिख रहा है द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, जैसे कि H2O, HF, NH3, ये सब के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अभी आपने देखा इन सबको एग्जांपल्स में। अगर इन सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे? हाई होंगे, एबनॉर्मली हाई होंगे। इसके पीछे का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और क्यों है ये पढ़ने जा रहे हैं। कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू द फैक्ट that some extra energy is needed to break these bonds। ध्यान से समझिएगा, अमोनिया NH3 जो आपने बनाया था, अमोनिया मान लीजिए सिंपल इस तरह से बना लेते हैं, अमोनिया अकेला अकेला अगर रहता है इस तरह से, बच्चा समझ में आ रहा? अगर अकेला अकेला रहता NH3, अगर अकेला अकेला रहता, आइसोलेटेड रहता, अगर अकेला अकेला रहता, अगर इसको आपको बॉयल करना रहता है या मेल्ट करना रहता है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सारे बॉन्ड्स तोड़ना होता है, ये सारे बॉन्ड्स तोड़ना होता है, ठीक है कि नहीं? ये सब बॉन्ड तोड़ देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास एक्स्ट्रा एक बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत है इन बॉन्ड्स को तोड़ने में भी। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब यह है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। बात समझ में आया? बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एबनॉर्मली हाई क्यों कह रहा है तो समझिएगा ध्यान से। एग्जाम में सवाल आता है कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पहला बात, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? इस तरह से, अरे बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? PH3 के कंपैरिजन में। रीजन देने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेंगे? सर NH3 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, PH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। बोले सर क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में FON में से कोई नहीं है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं यार? फास्फोरस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है यार, क्लियर है? और वहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो इसमें चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाता है, जबकि एक ही जैसा दिख रहा है। हाँ कि ना? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक ही जैसा दिख रहा है ना, फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड और नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है इसके कंपैरिजन में। एबनॉर्मली हाई होता है NH3 का। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कंपेयर करने सीखे हो ना, कंपेयर कर लोगे ना एग्जाम में। अगर इस तरह का सवाल दिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसका, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको हम बोल देंगे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला है। आगे बात करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है कि क्यों है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा है इस वजह से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। हम नेक्स्ट इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सॉल्युबिलिटी। एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में हमें घोलना है, सॉल्युबिलिटी। और ये कब होगा? तो लिख रहा है द कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन सच सॉल्वेंट। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है जिसमें आप घोलेंगे, और जिसको घोलेंगे उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या बन जाना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो सिंपल ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में घुल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कुछ एग्जांपल दिया है, ध्यान दीजिएगा। लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर एल्कोहल्स का मतलब क्या है अभी समझाएंगे। एल्कोहल तो समझते हो, तो चलो इथेनॉल ले लेते हैं, सिंपल चीज इथेनॉल ले लेते हैं। देखिए देखिए ध्यान से क्या होता है सर, C2H5 C2H5OH, यस और नो? हम यहाँ पर O लिखते हैं, यहाँ पर H लिखते हैं, कोई दिक्कत? थोड़ा स्टाइल से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर H2O लिखते हैं, पानी में घोल रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अभी आप थोड़ा देर पहले देखे थे, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, और देखना है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने एक और अल्कोहल बना दिया C2H5, क्लियर है? ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन ये कंटिन्यू इस तरह से चलता जाएगा, इधर भी ऐसा चलता जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चूंकि ये जो अल्कोहल है इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो आप कह सकते हैं इथेनॉल जो है वो
वाटर में आराम से घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल है इसका मतलब। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है लोअर अल्कोहल, इसको समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान सुनिए। लोअर अल्कोहल का मतलब ये होता है, ऑर्गेनिक में हम ऐसे समझाएंगे, कार्बन का नंबर अगर 3 है तो वहां तक हम क्या कहते हैं, लोअर कार्बन कंपाउंड, लोअर कार्बन कंपाउंड। लोअर अल्कोहल है मतलब यहाँ कार्बन का नंबर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जितना कार्बन का नंबर आप बढ़ाते जाएंगे वो हायर अल्कोहल्स में कन्वर्ट होता जाएगा, और अगर हायर अल्कोहल्स बना तो ऐसे C2H5 आप लिख दिए, क्या C2H5 ऐसे होता है, आपको लिखना होगा CH2 फिर CH3, ये लेंथ जो है बढ़ता जाएगा, इसका लेंथ जो है बढ़ता जाएगा। अगर इसका लेंथ बढ़ता जाएगा, इसका लेंथ बढ़ता जाएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी लेंथ बढ़ता जाएगा, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल काफी दूर होंगे और ये OH अल्कोहल का काफी दूर होगा एक दूसरे से। तो अगर काफी एक दूसरे से दूर होगा तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसलिए यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ लोअर अल्कोहल। बोलने का मतलब अगर आप यहां पर लिख देंगे कि सर लिखिए ना यहाँ पे C7 लिख दीजिए, 7 2 जा 14 और एक 15 ऐसा लिख दीजिए, तो आप गलत बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, क्यों नहीं बनता है, ऐसा थोड़ी होता C7 और H15, अरे C7 को लिखो यहां पर, फिर H15 लगाओ यहां पर, फिर H2O यहां लिखना है, काफी दूर हो जाएगा उस अल्कोहल के साथ, उतना दूर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है भाई साहब। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमारा क्या था, यहाँ पे C3 था और H5 था, C2H5 था, सॉरी C2H5। लोअर अल्कोहल का मतलब समझ में आ गया, हायर अल्कोहल्स वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, लोअर अल्कोहल्स होते हैं। लोअर अल्कोहल्स का मतलब कार्बन का संख्या नंबर्स मैक्सिमम 3 तक होना चाहिए, 4 होगा तो काफी दूर हो जाएगा, तब तक अब सॉल्युबल नहीं होगा। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पूरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है ये, देख रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि आप देख रहे हैं इस तरह का है, तो ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे घुलेगा ज्यादा। बट ऑफ द कंपाउंड्स इन वाटर, वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, व्हाइल द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर लिख दिया है, इंटर लिखा है, इंट्रा हो जाएगा, ठीक है, ठीक कर लो इसको, INTRA, क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बाबू डिक्रीज कर जाएगा सॉल्युबिलिटी वाटर में। कैसे, तो हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अभी हमने ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल आपके सामने बनाया था, फिर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, बच्चा फेनॉल का मतलब बेंजीन रिंग में क्या लगा रहे, OH, अभी बताएं। और नाइट्रो मतलब हो गया आपका, इस तरह से नाइट्रोजन लगा दीजिए, एक नेटिव बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए और एक डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, यही था। और इसमें क्या होता था सर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। बोले क्लियर है कि नहीं है, अरे क्लियर है कि नहीं है, आगे बात करें। अब हम बनाने जा रहे हैं सेम मॉलिक्यूल, बट इस ऑर्थो के जगह पारा लिखेंगे हम, पारा नाइट्रोफेनॉल, पारा नाइट्रोफेनॉल। अरे ऑर्थो और पारा का मतलब क्या है सर, ऑर्थो का मतलब देखो ध्यान से, ऑर्थो का मतलब पोजीशन होता है 1 और 2, ठीक है। मेटा, मेटा एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है 1 और 3, एक पारा होता है 1 और 4, ऑर्थो लिख देते हैं, ऑर्थो, इसको क्या बोल रहे हैं, मेटा, इसको क्या कह रहे हैं, पारा। ये पोजीशंस बताता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थो का मतलब यहां पर क्या था, अगर ये 1 है तो ये 2 है आसपास, मेटा का मतलब क्या होगा, 1, अगर ये 2 है तो फिर 3 यहां लगेगा, तब मेटा होगा, समझ में आ रहा है। और पारा का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, 1 4, अगर यहाँ 1 है तो 1 2 3 4 यहां लगेगा, यहां लगा हुआ है बाबू पारा नाइट्रोफेनॉल का मतलब एक बेंजीन रिंग बनाइएंगे, एक अल्कोहल यहां लगा देते हैं OH, ध्यान दीजिएगा, और एक नाइट्रो लगाना पड़ेगा, कहां लगाएंगे, पारा मतलब 4 में लगाना होगा, अगर ये 1 है तो 1 2 3 4 में लगाना होगा, यहां लगाएंगे हम क्या, नाइट्रो, एंड एक नेटिव बॉन्ड O लगा दिए, एक डबल बॉन्ड O लगा दिए। क्लियर है कि नहीं, अब सुनो ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या है जानते हो, जब ऑर्थो में था ना तो ये दो ग्रुप्स, अल्कोहल वाला ग्रुप OH ग्रुप और NO2 ग्रुप पास पास था,
और पास पास होने की वजह से OH का H और NO2 का O आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया था। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है कि ये OH में से जो H है और इस NO2 में से जो O है ये काफी दूर दूर है। क्लियर है कि नहीं? इसको बोला जाता है कीलेशन। इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कीलेशन प्रॉपर्टी। इस वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बना रहा था दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, अब नहीं बना पाएगा। अब अगर इसको तुम पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा, क्योंकि पानी का जो H2O मॉलिक्यूल है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। देखिए ध्यान से, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो कौन सा बॉन्ड बना है, इंटरमॉलिक्यूलर बन गया है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमने बोला बढ़ गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट पारानाइट्रोफेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे भी सवाल दे सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिमाग क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा हो गया है, अपने में ये बॉन्ड बना चुका है, तो हाइड्रोजन वाटर के साथ कैसे बना सकता है, नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह से खुद के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो वो फिर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और वो सॉल्युबल होगा। यही बात यहां पर लिखा हुआ था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर व्हाइल द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। यहां पर कौन सा बॉन्ड बना है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है। यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वाटर के साथ सॉल्युबल है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो इफेक्ट है उसको हम देखेंगे, दैट इज वोलाटिलिटी। ये वोलाटिलिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में नाम बताते हो सकता है आसान लगे आपको, इसको बोलते हैं उड्डयनशीलता, उड़ने का प्रॉपर्टी। मतलब कोई लिक्विड है, अब उस लिक्विड को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, उसको वेपोराइज करेंगे, वो वेपर बन के क्या होगा, उड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को वोलाटिलिटी। सुनिएगा ध्यान से, लिख रहा एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट सो दे आर लेस वोलाटाइल। समझेंगे इस चीज को, समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर अभी आपने बनाया था ना, हम उसी को बनाते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है बच्चा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में आपने ये देखा कि सर इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, इसमें OH जो है इसका NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्लियर है कि नहीं? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। जबकि पारानाइट्रोफेनॉल अगर बना जाए, पारानाइट्रोफेनॉल, पारानाइट्रोफेनॉल अगर इसको बनाया जाए तो आप यहां पर देखें कि इंट्रा नहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सेम चीज है लेकिन टाइप ऑफ बॉन्डिंग में डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड बना लेता था वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से। दिस इज व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपसे हम ये पूछ रहे हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका, इंटर का, इंट्रा का, इंटर का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकता है, ये खुद के साथ खाली बॉन्ड बना सकता है। ये खुद में हम माने ये किसी और के साथ नहीं बनाने जाएगा। मान लीजिए, चलिए वाटर के साथ छोड़िए, हम चाह रहे हैं कि आप सेम ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के साथ दिखाइए बॉन्ड, सेम ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के साथ, क्योंकि ढेर सारे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एक साथ है और ढेर सारे पारानाइट्रोफेनॉल एक साथ है। जनरली एक थोड़ी होता है यार। अगर वाटर डाला हुआ है एक गिलास में H2O, तो क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ढेर सारे है। उसी तरह से हम कह रहे हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ढेर सारे एक जगह पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ट्यूब में आपने क्या ले लिया है, एक ट्यूब में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ले लिया, ढेर सारे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। तो सारे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या आपस में कनेक्ट होंगे? नहीं, वो खुद में बिजी है यार। लेकिन हम कह रहे हैं अगर पारानाइट्रोफेनॉल है, ढेर सारा है, तो चेक कीजिएगा ध्यान से, हम बनाने जा रहे हैं एक और पारानाइट्रोफेनॉल को, एक और पारानाइट्रोफेनॉल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम नाइट्रोजन दे देते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, यहाँ पे O लिख देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप O, यहाँ पे लिख दीजिए H। देखिएगा ध्यान से, ये पारानाइट्रोफेनॉल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो सारे मॉलिक्यूल्स, अगर आपने एक ट्यूब में क्या ले लिया है, एक ट्यूब में आपने ले लिया है पारा नाइट्रोफेनॉल, तो सारा पारा नाइट्रोफेनॉल आपस में मजबूती से पकड़ के रहेगा। हाँ ना, इसको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देके बॉयल करना पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंट्रा। याद रहेगा ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? सुनिए ध्यान से। अब जिसको ज्यादा टेम्परेचर देकर के आपको बॉयल करना पड़ रहा है, वो वेपर बन के जल्दी उड़ेगा कि कम टेम्परेचर देके किसी को बॉयल करना पड़ रहा है वो जल्दी उड़ेगा? कम टेम्परेचर में, मतलब ये खुद में बिजी है। अगर ये वेपर बन के कोई उड़ेगा तो इसको रोकने वाला कोई है क्या? दूसरा नहीं है, इसके साथ किसी और का बॉन्ड है ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, इसको बॉयल कर रहा हो, बॉयल करके ये वेपर बन के उड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये उड़ना चाहेगा तो ये इसको रोकेगा। भाई बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रोकने वाला है। तो वोलाटिलिटी किसका ज्यादा होगा? वोलाटिलिटी इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा? आर लेस वोलाटाइल, मतलब समझ में आ रहा है, ये लेस वोलाटाइल है, ये मोर वोलाटाइल है, ये ज्यादा उड़ेगा, ये कम उड़ेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज मोर वोलाटाइल, दिस इज लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब समझ में आ गया था ना, कि बॉयल करके इसको उड़ाना है और देखना है कि कौन जल्दी उड़ता है, तो ये जल्दी उड़ जाएगा। दिस इज मोर वोलाटाइल, खुद में बिजी है ये, और इसको रोकने वाला है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वोलाटिलिटी समझ में आ गया। अब बात करते हैं विस्कोसिटी का। सेम एग्जांपल है आपके सामने है, सेम एग्जांपल। किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? सर इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा कि इसका? विस्कोसिटी मतलब समझ में आता है ना, फ्लूइड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? ये तो खुद में बिजी है, ये दूसरे लेयर ऑफ लिक्विड के साथ फ्रिक्शन जो लगाएगा, जिसे आप विस्कोसिटी कहते हैं इन टर्म ऑफ विस्कोसिटी, ये तो कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कनेक्शन है, सभी के बीच आपस में कनेक्शन है, सभी पारानाइट्रोफेनॉल सब आपस में कनेक्टेड है। इसके ऊपर में एक और लेयर है, सभी पारानाइट्रोफेनॉल के बीच में कनेक्शन है, इसके नीचे भी और भी पारानाइट्रोफेनॉल, सबके बीच कनेक्शन है। तो जो फ्रिक्शन होगा लेयर बाय लेयर का, किसमें ज्यादा होगा? इसमें होगा, किसमें होगा? इसमें होगा। ये तो खुद में बिजी है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखिएगा ना, विस्कोसिटी किसका ज्यादा होता है? इसका ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? इसका ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का विस्कोसिटी ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, इंट्रा के कंपैरिजन। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है सवाल। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन? क्या आपको पता है सरफेस टेंशन? फिजिक्स में पढ़ना है आपको, टीचर पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो जरूर पढ़ाएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड को आप किसी कंटेनर में डालते हैं, मान लीजिए एक ग्लास है कांच का और आपने उसमें पानी डाला, तो जैसे कि हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने इसमें पानी डाला है, तो ये जो सरफेस है इस तरह का फ्लैट अभी हम दिखा रहे हैं। क्या जरूरी है कि हर समय ऐसा ही होता है? नहीं, कभी कभी ये जो सरफेस है आपको उठा हुआ दिखता है थोड़ा सा, हाँ ना, और कभी कभी ये सरफेस थोड़ा सा झुका हुआ भी दिख सकता है। माने कनकेव और कन्वेक्स दोनों टाइप के दिख सकते हैं, फ्लैट हमेशा होगा जरूरी नहीं है। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, अगर वाटर है तो इसके अंदर अगर आपने वाटर डाला है तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। बोले सर अट्रैक्ट करके, उतना देर से तो वही पढ़ रहे हैं, कौन सा फोर्स है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल को खींच के रखता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोल रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल को खींच के रखता है। तो एक और दूसरा के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका सरफेस टेंशन किसका? ना इंटर का ज्यादा होगा हमेशा। सरफेस टेंशन किसका? ना इंट्रा से। क्यों? समझ में आ रहा चाहिए कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को खींच के रखा है, यही तो टेंशन है। टेंशन स्ट्रिंग में देखे हो ना, वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी खींचाता नहीं होता है, तो सही टेंशन कह रहे हैं। ये टेंशन किसमें ज्यादा होगा? इंटर में। इंट्रा में तो होगा नहीं, यार खुद में ही बिजी है यार, सिंगल मॉलिक्यूल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा होता है यार। तो इस सिचुएशन में क्या होता है जानते हैं?
अगर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये जो फ्लैट सरफेस आपको दिख रहा है, इस फ्लैट सरफेस को आपको देखने का मिलता है एट द टाइम ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा कोई लिक्विड आपने लिया है जिसके बीच क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी से कोई मतलब नहीं है तो फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कोई लिक्विड आपने लिया है जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो या तो वो कॉन्वेक्स दिखेगा या तो कनकेव दिखेगा, ड्यू टू खिंचाव, ड्यू टू टेंशन। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपका ड्यूटी बनता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ लिया है और उसका सवाल बनाएं। बिकॉज कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस आप नहीं बनाते हैं, सो आप मान के चलिए कि आप उस चैप्टर, उस टॉपिक को तो आप अपने लिए अधूरा बना दिए, क्योंकि थियोरेटिकली ये चीज अभी कंप्लीट हो जाता है। सवाल बनाना आपका ड्यूटी है, सवाल बनाइए। जो भी डाउट आता है आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस। क्लियर है कि नहीं? तो हम इसी बात के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप मान के चलिए टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सारा चीजें हमने शुरुआत से अंत तक काफी सारे वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाया है। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो काइंडली उन वीडियोस को देखिए, एकदम लेक्चर 1 से देखिए, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। थियोरेटिकली इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा, चाहे आप बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई नीट जैसे एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, तब भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर आप देख रहे होंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।